तो दोस्तों एक बारी ईरान वॉर और जो यूएस की वॉर चल रही है उस पे अब नए लगातार अब डिस्कशंस चल रही हैं, नए नए स्टेटमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं जिससे मार्केट डिराइव हो रही है। अभी 2 दिन पहले ऐसे रूमर्स आए थे कि यूएस फिर से बॉम्बिंग करने वाली है और उस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो थे, ब्रेंट के प्राइसेस थे, वो दोबारा से बहुत ज़्यादा हाई पहुंच गए थे। जो ब्रेंट के प्राइसेस थे वो अपने पिछले कई सालों के ऑल टाइम हाई पे आ गया था और उसके अलावा क्रूड के प्राइसेस भी ऊपर जाते हुए नजर आए थे। उसके बाद वो रूमर्स थोड़े से शांत हुए, लेकिन अभी लेटेस्ट ट्रंप ने कल ही एक नई स्टेटमेंट दी है। उस पर अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप देखेंगे, ट्रंप स्टेट्स ईदर ब्लास्ट देम अवे और मेक अ डील। ही जस्ट had a direct conversation with Iran and is not happy with negotiations and latest proposal from this morning. Asked about strikes, he said, "Why would I tell you that? We'll see what happens." तो इससे एक थोड़ा सा पैनिक की सिचुएशन बन गई कि शायद फिर से अटैक हो सकता है। ये कहीं पर भी नहीं बोला गया ट्रंप के द्वारा कि अब फर्दर अटैक नहीं होगा, लेकिन इस स्टेटमेंट के जस्ट बाद यहाँ पर ईरान की स्टेटमेंट आई जिन्होंने मना किया कि भाई कोई डायरेक्ट फोन कॉल नहीं हुई है यूएस के साथ, और साफ मना किया। और उसके बाद ईरान ने ये भी बोला कि यूरेनियम का यहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं होगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी ओपन नहीं होगा। ये दो चीजें यहाँ पर ईरान ने यहाँ पर क्लियर कर दी है और ये थोड़ा सा अभी चीजों को और ज्यादा जो है स्टेलमेट जो सिचुएशन चल रही है और ज्यादा वॉलेटाइल बनाती हुई सिचुएशन नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, कांग्रेस से जो यूएस में कांग्रेस से उनको एक ऑथराइजेशन लेनी होती है, अप्रूवल लेना होता है, क्योंकि 60 डे की वॉर की जो डेडलाइन थी उसके बाद, उसके एक्सपायर होने के बाद। लेकिन यहां पर ट्रंप ने यहां पर भी कहा है कि ही डजंट नीड ऑथराइजेशन फॉर ईरान ऑपरेशंस ऑन दी 60 डे वॉर पावर्स डेडलाइन एक्सपायर। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से यहां पर ट्रंप ने ये बोला है कि यहां पर इनको और फर्दर यहां पर शायद जो वॉर है उसकी जरूरत ना पड़े, बॉम्बिंग वगैरह ना करना हो। लेकिन अभी जो कल न्यूज आ रही थी उसमें कॉलम्स ऑन ब्लैक स्मोक इन Iran with air defense activity shortly before explosion also reported in Iraq। तो थोड़ा सा अभी यहाँ पर चीजें जो है वो रूमर बेस ज्यादा चल रही है, कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं और उसके बेसिस पे चल रहा है। एक्चुअल में अभी वॉर में कुछ नई चीजें नहीं निकल कर आ रही हैं, लेकिन अभी वॉलेटाइल मार्केट रहने वाली है, ये थोड़ा सा क्लियर होते हुए नजर आ रहा है। किसी भी एक साइड मार्केट में आपको नहीं देखने को मिलने वाली है। और इंडियन मार्केट की बात करें तो देखिए, इंडिया में कमर्शियल एलपीजी प्राइस को और 1,000 रुपए बढ़ा दिया गया है। 19 केजी का जो सिलेंडर है उसको उसका 1,000 रुपए के आसपास बढ़ा दिया, और जो 5 केजी का भी एक सिलेंडर आता है, छोटा सिलेंडर, उसके भी रेट्स को फर्दर इंक्रीज किया गया है। तो 19 केजी का जो सिलेंडर है अब वो 3,000 रुपए का हो गया। तो लगातार इंडिया में जो कीमतें हैं वो बढ़ती हुई आपको यहाँ पर नजर आएगी। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर जो एटीएफ है उसमें अभी उसके प्राइसेस में कोई अभी चेंज नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि अगर ऑयल के प्राइसेस, गैस के प्राइसेस ऐसे ही लगातार बढ़ते रहे तो जल्दी यहाँ पर भी रिविजन्स आती हुई आपको नजर आएगी। क्रूड ऑयल के प्राइसेस की हम जो बात कर रहे थे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे पहुंचे और जो एनालिस्ट हैं उन्होंने ये जो आने वाले टाइम में ब्रेंट के जो प्राइसेस हैं उसको $110 पूरे साल चल सकते हैं, 100 से $110, ये यहाँ पर एक एस्टिमेट देते हुए नजर आए हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो देखिए, यहाँ पर जब वो वॉर का फियर हुआ था तो एक बार 104 के आसपास पहुंचा है क्रूड ऑयल के प्राइसेस, फिर अभी गिर के तो 101.9 के आसपास क्रूड ऑयल के प्राइसेस और ब्रेंट के $108 के आसपास बंद हुए हैं। तो थोड़ा सा नीचे बंद हुए हैं, लेकिन अभी भी जो प्राइसेस हैं वो काफी एलिवेटेड क्रूड ऑयल के प्राइसेस चलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा देखें अगर तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भरकर सेलिंग की है कल फ्राइडे, जो लास्ट वर्किंग वो था थर्सडे को, वहां पर 8,000 करोड़ की सेलिंग की है। तो देखिए, जो भी वॉर सिचुएशन चल रही है वो एक सेपरेट प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम यहां पर सबसे बड़ी नजर आ रही है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार सेलिंग कर रहे हैं और बीच बीच में ऐसा पीरियड आ रहा है जहां पर 8-8, 9-9 हजार करोड़ की सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशन से होती हुई नजर आ रही है। तो सेलिंग का रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। ये इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो कि आने वाले टाइम में भी थोड़ा सा इसको जो डर है उसको बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, वॉर चल रहा है वो ठीक है, लेकिन मैंने पहले भी आपको बोला था कि यूएस ईरान की वॉर चल रही है, लेकिन यूएस की मार्केट ऑल टाइम हाई पे बैठी है, इंडिया की मार्केट 2 साल से उसी लेवल्स पे बैठी है। तो एक चीज आपको यहां पर समझनी होगी कि ये ग्लोबल दिक्कतें नहीं है, ये इंडियन मार्केट की स्पेसिफिक दिक्कतें हैं।
कंपनीज की अर्निंग्स की ग्रोथ नहीं आ रही है, मैंने डिटेल में वीडियो में आपको बताया था, बिल्कुल ग्रोथ आपको कंपनीज में नहीं देखने को मिल रही है। उनकी स्पेसिफिकली जो हमारी निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, इन इसकी जो कंपनीज है, लार्ज कैप जो कंपनीज है, इस डर से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पैसा निकाल रहे हैं। और जो अर्निंग्स की ग्रोथ है उसके बेसिस पे अगर आप ओवरऑल निफ्टी के इंडेक्स को देखेंगे 20.9 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग है, जो अर्निंग्स की ग्रोथ के हिसाब से हायर साइड पे नजर आ रही है। तो ये जो दिक्कतें हैं, बिल्कुल सही बात है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने इंडियन इकोनॉमी पे डायरेक्ट हिट है, लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखेंगे 27-28 फरवरी से पहले भी हमारी मार्केट कोई बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स नहीं दे रही थी। तो वो चीज आपको समझनी होगी कि ये जो दिक्कतें हैं, आईएनआर की डेप्रिसिएशन लगातार देखने को मिल रही है, इसके साथ साथ और दिक्कतें आ रही है। तो इस चीज से आपको ये चीज जरूर समझनी है कि डाइवर्सिफिकेशन भाई करके चलो, थोड़ा यूएस मार्केट में पैसा जरूर लगाओ, ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो और यूरोप की मार्केट या और अदर एशियन कंट्रीज की मार्केट्स को देख सकते हो, लेकिन कुछ पैसा एटलीस्ट वहां पर जरूर लगाओ, गोल्ड में कुछ पैसा जरूर लगाओ। ये दो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, और इसके साथ हाई रिस्क पोर्टफोलियो में ये डाइवर्सिफिकेशन, और उसके अलावा जो लो रिस्क आपको डेट वगैरह रखना है, पीपीएफ रखना है, वो सारा एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना हमेशा से जरूरी होता है। और ये चीज हम लगातार पिछले 3-4 साल से मैंने बात की है कि डाइवर्सिफिकेशन हमेशा से आपके पोर्टफोलियो में जरूरी है, क्योंकि कभी कोई एसेट क्लास चल जाता है, कभी कोई एसेट क्लास चलता है। पिछले साल गोल्ड और सिल्वर ने जबरदस्त रिटर्न्स दी थी, इक्विटी ने रिटर्न्स नहीं दी थी। नेस्डेक रिटर्न्स दे रहा है लगातार, एस&पी 500, डाउ जोन्स ये लगातार रिटर्न्स दे रहे हैं। जापान की मार्केट, कोरिया की मार्केट, चाइना की मार्केट में एक साल से रिटर्न्स आ रही है, लेकिन अपनी मार्केट में थोड़ी सी शांति अभी है। उसका सबसे बड़ा रीजन है अर्निंग्स की ग्रोथ। ये सारे जो आउटसाइड नॉइज है वो कम हो जाती है अगर हमारी कंपनीज में अच्छी ग्रोथ आ रही होती है। आईटी सेक्टर में हमारी कोई ग्रोथ नहीं आ रही है, हम सर्विस प्रोवाइड करे जा रहे हैं, एआई का कोई लेना देना नहीं है हमारे यहाँ पर। दूसरा, हमारे जो एफएमसीजी है वहां पर कंजम्पशन ठीक ठाक हो रही है, बहुत बड़ी कंपनीज हो गई हैं निफ्टी 50 की, वहां से कोई फर्दर ट्रिगर नहीं आ रहे हैं फर्दर कोई बहुत तगड़ी ग्रोथ के। बैंकिंग सेक्टर स्टेबल है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे कोई हाई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है बैंकिंग सेक्टर में। तो ये जो मेजर हाई लार्ज कैप कंपनीज वाले सेक्टर्स हैं वो अभी थोड़े से शांत पड़े हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा निफ्टी 50 इंडेक्स से हटके थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेके स्मॉल कैप में गिरावट के मौके देखने जरूरी है। मैंने तब भी आपको 1 महीने पहले भी हमने बात की थी कि स्मॉल कैप में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 इंडेक्स। हालांकि रिस्क ज्यादा है स्मॉल कैप में, लेकिन रिटर्न बनेगी तो वहां पर ही ज्यादा रिटर्न्स बनने वाली है, क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनीज एक तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पैसे पे डिपेंडेंट है, वहां से पैसा नहीं आ रहा है, और दूसरा हमारी जो अर्निंग्स की ग्रोथ है वो भी बहुत ही लिमिटेड नजर आ रही है। तो ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को रीलुक करिए, रीबैलेंस करने की जरूरत है, और वो सारी चीजों का ध्यान रख के इन्वेस्ट करिएगा। उम्मीद है आपको इस अपडेट से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।